गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, तो 8 नंबर तक हम लोग न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब हम लोग करेंगे 9 नंबर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो 9 नंबर न्यूमेरिकल्स जो है ना बच्चों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो इसको आप क्या करेंगे ना, वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी पर नोट कर लीजिए और उसको खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आप ट्राई कर लिए होंगे। अब इसका हम आपको सलूशन बताते हैं कि क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में कर रहा है कि इफ क्यू चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 ऑब्जेक्ट। ये क्यू चार्ज दे रहा है। पहले इसका सलूशन देखिए क्या कर रहा है। सो एक क्यू चार्ज है और 2 ऑब्जेक्ट के बीच डिवाइड किया गया है, बीच इज प्लेस्ड एट ए सम डिस्टेंस डी, और दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो डी डिस्टेंस पर रखा गया है। तो चलो इसको डी डिस्टेंस पर कर लेते हैं। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट को। तो कह व्हाट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट सो दैट फोर्स इज मैक्सिमम। तो दोनों ऑब्जेक्ट पर कितना चार्ज होगा कि फोर्स मैक्सिमम होगा। ठीक है, नहीं ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो हमको पता नहीं है कि कितना चार्ज देना है। ठीक है ना, कि उस केस में मैक्सिमम होगा। तो हम क्या करते हैं कि इस पर क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू चार्ज। तो इस पर हो जाएगा कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा होगा तो क्या होगा, ए चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा एफ फोर्स से, तो ए चार्ज इसको इधर फोर्स लगाएगा एफ से। समझ पा रहे हो। और फोर्स का जो वैल्यू होगा एफ इजिकल टू हो जाएगा के क्यू माइनस क्यू अब बाय डी स्क्वायर। ये दोनों के बीच फोर्स हो गया बच्चों। अब ये दोनों के बीच जो फोर्स हो गया, ठीक है ना, तो आपसे कह रहा है कि फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये क्यू स्मॉल क्यू जो है वो तो क्या है, यहाँ पर वेरिएबल है। क्यू क्या है आपका, वेरिएबल है। समझ पा रहे हो। तो क्यू वेरिएबल है तो फोर्स जो है स्मॉल क्यू का क्या हुआ, फंक्शन हो गया। तो एफ मैक्सिमम चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए और 0 से इक्वेट कर लीजिए। तो हम लोग कह सकते हैं फॉर एफ इजिकल टू एफ मैक्सिमम डी एफ बाई डी क्यू इजिकल टू 0। एफ अगर मैक्सिमम होगा तो डी एफ बाई डी क्यू इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसको जरा सोल्व कर लेते हैं हम लोग। तो डी बाई डी क्यू, एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो के इसको आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्यू माइनस क्यू स्क्वायर अब बाई क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इजिकल टू 0 हो जाएगा। तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, इसको डिफरेंशिएशन कर लीजिए। देखिए डी स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएशन करें क्यू के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस 2q इजिकल टू 0। अब इसको आप सोल्व करेंगे तो q इजिकल टू हो जाएगा q बाय 2। ठीक है, मतलब कह रहा है क्या ना कि स्मॉल q का जो वैल्यू होगा वो कैपिटल Q बाय 2 होगा। तो उस केस में फोर्स का क्या होगा, वैल्यू जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मतलब आपको q चार्ज दिया गया था, तो आपसे पूछा गया था कि स्मॉल q का कितना वैल्यू होगा कि दोनों के बीच आपका क्या फोर्स मैक्सिमम होगा। तो हम लोग ऐसे इसको फंक्शन बना दिया स्मॉल क्यू के टर्म में। और जब हम लोग जानते हैं कि किसी भी फंक्शन का अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चाहिए तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, उसको 0 से इक्वेट करते हैं। तो इसको डी एफ बाई डी क्यू इजिकल टू 0 कर लिया और स्मॉल क्यू का वैल्यू हो गया कैपिटल क्यू बाई 2। मतलब यहाँ पर कैपिटल क्यू बाई 2 दोगे, तो जब यहाँ पर कैपिटल क्यू बाई 2 दोगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, कैपिटल क्यू बाई 2 हो जाएगा। यानी सेम चार्ज देना होगा, जितना चार्ज यहाँ पर उतना चार्ज यहाँ पर भी। और वैल्यू कितना, तो जो टोटल क्यू था उसका हाफ। उस केस में फोर्स जो होगा आपका क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अब आपको मैक्सिमम फोर्स निकालना है, तो एफ मैक्सिमम इजिकल टू स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल क्यू बाय 2 पुट कर लीजिए। ठीक है, तो के का वैल्यू कितना अभी रखते के ही, और कितना हो जाएगा क्यू बाय 2 इंटू क्यू बाय
2, स्मॉल क्यू का वैल्यू पुट कर दिए यहाँ पर, अब बाय डी स्क्वायर। के का वैल्यू लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा क्यू स्क्वायर और 4 नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 16 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम फोर्स, मतलब ये दोनों चार्ज के बीच मैक्सिमम फोर्स आपका क्या होगा, इतना होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो प्रॉब्लम नंबर 10 देखिए बच्चों। एक चार्ज रड है जिसका लेंथ एल है, टोटल चार्ज क्यू है, और यहाँ पर पॉइंट चार्ज स्मॉल क्यू रखा गया है। इस एंड से इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इस चार्ज और इस चार्ज पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या है ना, ये तो पॉइंट चार्ज है लेकिन ये पॉइंट चार्ज नहीं है, तो डायरेक्ट कूलम्स लॉ नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कूलम्स लॉ का लिमिटेशन। तो डायरेक्ट नहीं लगेगा, लेकिन ये दोनों के बीच क्या लगेगा, फोर्स तो लगेगा ही। ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, तो इधर फोर्स लगेगा F, और ये चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा F। तो ये F जो है ना, उसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालना चाहते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। सो तो देखो बच्चों, ये चार्ज रड है। आपको ये जो रड जो है ना, इसका लेंथ तो आपको पता है, लेकिन ये जो थिकनेस नहीं दिया हुआ है। तो थिकनेस जब नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम लोग एकदम पतला वायर समझेंगे, ऐसा समझेंगे, ऐसा। और नहीं तो अगर इसका थिकनेस दिया जाता या फिर रेडियस दिया जाता तो हम लोग इसको सिलेंडर समझते। ये वायर नहीं कहलाकर क्या कहलाता, सिलेंडर। तो इसका कुछ रेडियस नहीं दिया है, यानी इसका मोटाई नहीं दिया गया है, तो ये रड हम लोग ऐसे समझे, से रड को समझेंगे। तो ये जो रड जो है ना बच्चों, ये छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बना हुआ। देखो ये ऐसे ऐसे पॉइंट को तुम क्या कर लो, जोड़ दो। तो जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक रड बनने जा रहा है ना। तो हम लोग कहें कि ये जो रड जो है ना, एक छोटा छोटा पॉइंट से मिलकर बना हुआ है। तो एक छोटा सा अगर हम लोग यहाँ पर एलिमेंट एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करते हैं इसको। तो चलिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लेते हैं। तो ये जो एलिमेंट जो कट किए ने, ये वाला पार्ट, ये पॉइंट की तरफ बिहेव कर रहा होगा, और इस पर जो चार्ज रहा होगा उसको हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं क्या, dq। और इससे इस चार्ज से इस एलिमेंट का डिस्टेंस मान लेते हैं x। तो इसका थिकनेस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। ये सब एलिमेंट कैसे एज्यूम करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में बहुत जगह यूज हुआ है इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही मैं कर रहा हूँ। यहाँ से एक डिस्टेंस मान लिए तो स्मॉल थिकनेस क्या हुआ, dx। अगर बाय मानते तो क्या होता है, dy। अब एक क्वेश्चन तुमको उठता है कि सर आप यहाँ से क्यों x माने, आप यहाँ से मान लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से x मानते तो dx हो जाता, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। न्यूमेरिकल में क्या होगा ना, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट बदलेगा, और फाइनल जब सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि x कहाँ से माने, यहाँ से माने कि यहाँ से माने कि यहाँ से माने, कहीं से भी आप मान लीजिए, ठीक है। फाइनल जो आएगा रिजल्ट वो सेम आएगा। तो हमने यहाँ से इस एलिमेंट का डिस्टेंस मान लिया, चलो ठीक है। तो इस एलिमेंट तो हो गया पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज है ही, तो ये दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको कर लेते हैं क्या, df। जैसे ये पॉइंट चार्ज है ना, तो इसको इधर रिपेल करेगा, तो ये छोटा df मतलब फोर्स होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं क्या, df। हम लोग जानते हैं लिखने के लिए सब चीज़ें। तो हो गया df। आप इसको क्या कर लो, k dq इंटू q अब बाय r स्क्वायर। तो दोनों एलिमेंट मतलब इस एलिमेंट और इस चार्ज के बीच का डिस्टेंस क्या, x है। तो इसके बीच का फोर्स लिखा गया।
ठीक है। अब डी क्यू ध्यान दो, ये डी क्यू भी क्या है ना, वेरिएबल है यहाँ पर, और एक्स भी वेरिएबल है, तो हमको एक फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान दो कैसे कर रहे सो, हम लोग कर लेते क्या ना कि एल लेंथ में क्यू चार्ज है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि एल लेंथ में चार्ज कितना है, क्यू है। तो ये जो dx जो लेंथ है इसमें जो चार्ज हो जाएगा वही dq हो जाएगा, तो q बाई एल इंटू क्या हो जाएगा dx, और इस पर ये जो चार्ज हो जाएगा वही का क्या लगेगा dq कहला जाएगा। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका dq और x दो क्या है वेरिएबल है, जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों को एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो dq को हम लोग x के टर्म में लिख लिए है ना, q बाई एल इंटू डी एक्स, तो x का फंक्शन बन जाएगा हम लोग को, और इसको इंटीग्रेशन भी कर लेंगे। तो k कितना हो जाएगा बच्चों बताओ, q बाई एल स्मॉल q, ध्यान देना, फिर आपका हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर, देख लो ये df हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच का फोर्स निकल गया। अब सभी के कारण फोर्स निकालना है, जितना भी एलिमेंट यहाँ पर बनेगा ना सभी कारण निकाल देंगे, और सभी कारण अगर निकाल देंगे तो ये टोटल रड के कारण हो जाएगा। तो सभी के कारण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डीएफ का इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा आपका क्या के क्यू बाई एल डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अब x का फंक्शन देखो ना, x है ना, तो x का लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, ध्यान देना। तो ये जो एलिमेंट जो शुरू होगा यहाँ से शुरू होगा, ऐसे कट करते जाएंगे इधर, है कि नहीं, तो यहाँ से एलिमेंट शुरू होगा, तो इस एलिमेंट का लेंगे जिसका डिस्टेंस r हो जाएगा, एलिमेंट लेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हम लोग कहेंगे ना ये एलिमेंट इधर से जा रहा है, तो x का वैल्यू कहाँ से ले लोगे, x इक्वल टू स्मॉल r से x इक्वल टू स्मॉल r प्लस एल हो जाएगा। यहाँ तक एलिमेंट है ना, तो सभी एलिमेंट का निकालना है। तो फर्स्ट एलिमेंट r डिस्टेंस पर सिमिलरली ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कहाँ तक जाएगा, l तक जाएगा। ये डिस्टेंस आपका क्या था, l था। तो जब l तक इंटीग्रेशन कर लेंगे तो सभी एलिमेंट यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए एलिमेंट हुआ x इक्वल टू r से x इक्वल टू r प्लस एल। अगर तुम यहाँ से अगर x मानते तो फिर x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू एल कर लेते, तो फिर यहाँ पर अलग फंक्शन आ जाता, और जब लिमिट पुट करते फाइनली तो आंसर आपका क्या आता, सेम आता। तो यहाँ देख लीजिए के क्यू बाई एल, इसका इंटीग्रेशन हो गया -1 बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा r प्लस एल, और ये हो जाएगा r। इसको सॉल्व कर लीजिए, के क्यू बाई एल, ये माइनस आप बाहर कर लीजिए, नहीं तो अपर लिमिट ने पुट करके क्या कर लीजिए, लोअर लिमिट पहले पुट कर लीजिए। तो 1 बाई आर -1 बाई आर प्लस एल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको और सोल्व करेगा तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई एल आर प्लस एल माइनस आर बाई आर इंटू आर प्लस एल। तो ए से ए कट गया, तो आपका जो फोर्स आ गया F इजिकल टू के क्यू बाई एल, और L से L भी कट जाएगा। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, L से L भी कट जाएगा, तो L भी नहीं आएगा, तो आपको सीधे आ जाएगा कितना, के क्यू बाई आर इंटू आर प्लस ऑल, और ये हो जाएगा आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बहुत जगह आगे हम लोग इसी टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, बहुत जगह हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो ये तो फोर्स निकाले। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता, हम लोग को आगे पढ़ना है, इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, तो इसी मेथड को हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर ये आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट समझ में आ गया तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल बहुत ईजी वे में इसी प्रकार से आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था, 10 था। 11 नंबर देखिए। हाँ बच्चों, तो 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले आप लिख लीजिए और इसको पहले खुद से बनाइए।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप ट्राई किए होंगे। अब इसका सोल्यूशन देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का। हाँ बच्चों, तो 11 नंबर का सोल्यूशन देखिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़िए, आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक फिगर दिया हुआ, तो पहले हम लोग फिगर बना लिए हैं, अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा इफ चार्ज Q1 इज फिक्स्ड, Q1 फिक्स्ड है एंड Q2 इज फ्री टू मूव, और Q2 जो है ना मूव करने के लिए फ्री है। देन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ Q2, Q2 का वेलोसिटी बताना, किसका बताना है? Q2 का वेलोसिटी बताना है। व्हेन इट रीचेज डिस्टेंस R2, मतलब R2 डिस्टेंस पर पहुंचता है। आफ्टर इट इज रिलीज्ड फ्रॉम ए डिस्टेंस R1 फ्रॉम Q1 चार्ज एज शोन इन फिगर। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है ना कि ये जो Q2 जो चार्ज पहले R1 डिस्टेंस पर था, ठीक है ना। Q2 जो चार्ज था वो R1 डिस्टेंस पर था और इसको छोड़ा गया यहाँ से, तो छोड़ा गया है तो ये कहाँ पर चला जाएगा? R2 डिस्टेंस पर चला जाएगा, क्योंकि ये चार्ज फिक्स है और ये चार्ज क्या है? मूव है, मूव करने के लिए फ्री है। तो ये चार्ज को फोर्स लगाएगा क्योंकि सेम नेचर का है, तो सेम नेचर का तो ये चार्ज क्या होगा? ये आगे मूव करना शुरू कर देगा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि जब R2 डिस्टेंस पे पहुंच जाएगा, मतलब यहाँ पर पहुंच जाएगा, तो यहाँ पर का वेलोसिटी बताना है इसका क्या होगा। तो इसको कैसे करेंगे समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखो बच्चों, क्या है ना, जब वेलोसिटी निकालने की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग को दिमाग में जाता है काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट, ठीक है। या फिर आपको दिमाग में जाता है कि वेलोसिटी कहाँ कहाँ आता है, तो आप एक वर्क एनर्जी थ्योरम या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, वहाँ पर भी वेलोसिटी हम लोग को मिलता है। तो हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं, काइनेमेटिक्स का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम भी करते हैं, वहाँ पर वेलोसिटी आता है, उसको भी लगाने की कोशिश करते हैं। तो काइनेमेटिक अब क्वेश्चन जिससे इजी वे में जल्दी बन जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, जल्दी उसको लगाकर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमको यहाँ पर काइनेमेटिक्स अगर दिमाग में चलता कि काइनेमेटिक्स इसको बनाए, तो जब वेलोसिटी है तो हम लोग को एक्सेलरेशन भी समझ में आता है कि एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आएगा तो फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन तो दिया नहीं है, तो फिर फोर्स दिया हुआ है कि नहीं? फोर्स दिया हुआ तो अच्छा समझ में आया कि अच्छा फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। तो एक आइडिया लगता है कि अगर एक्सेलरेशन लिख लेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो एक ऐसा कंसेप्ट हुआ। और नहीं तो फिर दिमाग में जाता है ना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कर सकते हैं, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। तो देखते हैं, पहले हम लोग काइनेमेटिक्स से सोचते हैं, अगर बन गया तो ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग फिर सोचेंगे क्या कि वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं, या फिर दोनों से भी बन जाएगा। कभी कभी प्रॉब्लम ऐसा भी होता है कि दोनों मेथड से क्या होता है, बन जाता है। तो मेथड 1 देखिए काइनेमेटिक्स से, ठीक है। चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे ना, फोर्स निकालेंगे तब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखो इस चार्ज, ये तो फिक्स है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा उसका वैल्यू क्या होगा? K Q1 Q2/r²। तो डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है, तो जब चार्ज यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा तो ये जो डिस्टेंस जो होगा वो वेरिएबल हो जाएगा। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो गया, वेरिएबल होगा। तो जैसे ही फोर्स वेरिएबल होगा तो एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, और जब एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो फिर हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्लियर हो गया कि आपका क्या है ना, फोर्स जो है वो आपका क्या है, वेरिएबल है। तो जब फोर्स वेरिएबल है तो हमको क्या करना पड़ेगा बताओ, एक फोर्स निकालना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है, वेरिएबल के टर्म में, ठीक है ना। और उसके बाद फिर आगे हम लोग प्रोसीड करेंगे, समझ में आपको आएगा। चलिए, तो देखिए क्या है। सो ए मान लेते हैं कि डिस्टेंस क्या है ना, ए आर डिस्टेंस पर पहले हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, इस चार्ज जो है ना Q2 आएगा, उस पर फोर्स निकाल लेते हैं F। समझ पा रहे हैं? तो आर डिस्टेंस पर निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, F = हो जाएगा K Q1 Q2/r²। और इस क्वेश्चन में ना इसका मास भी दिया हुआ है, Q2 का
मास भी दिया हुआ था। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, F/m, तो हो जाएगा kq1 q2 बाय r² इंटू m, ऐसा हो जाएगा। चलो ठीक है। अब ये एक्सेलरेशन तो आपका वेरिएबल है, तो वेरिएबल है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, r यहाँ पर वेरिएबल है ना, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर dv/dt पुट कर देंगे तो आपका t भी आ जाएगा, r भी आ जाएगा, v भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं ऐसे dv/dr इंटू dr/dt। अब यहाँ पर तुम लोग पढ़ो सर dv/dx पढ़ते हैं तो फिर r क्यों लिख दिए आप, तो देखो क्या है ना, यहाँ पर r का हम लोग फंक्शन बनाए हैं तो r लिखेंगे, क्योंकि r हो गया तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा dr, अगर x लेते तो dx लेते हैं, तो यहाँ पर r मान लिया है ना, तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, dv/dr इंटू dr/dt कर लिए, ऐसे करना पड़ेगा। आप लोग जानते होंगे, अगर इंटीग्रेशन कंसेप्ट अगर पता है कि न्यूमेरिकल में कैसे यूज करते हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये हो जाए आपका क्या, dv/dr इंटू क्या v, dr/dt क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर लीजिए, समझ पा रहे हैं आप लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा dv/dr इंटू v इज इक्वल टू kq1 q2 m r², तो हो जाएगा v dv इज इक्वल टू kq1 q2 बाई m और dr/r²। ठीक है बच्चों, आप इसको इंटीग्रेशन कर दो। जब r का वैल्यू अगर r1 था तो उस समय इसका वेलोसिटी क्या था, 0, क्योंकि रिलीज किया गया है। क्वेश्चन में क्या रहा है, क्या कि इसको रिलीज किया गया, तो रिलीज का मतलब क्या होता है, इसका वेलोसिटी 0, तो इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 0। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू अगर r2 हो जाएगा तो वेलोसिटी हम लोग को निकालना है कितना होगा सो। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, v²/2, 0 से v, और ये हो जाएगा kq1 q2 m, और यहाँ हो जाएगा क्या, -1/r, यहाँ हो जाएगा r2, और ये हो जाएगा क्या, r1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको इधर ले दे रहा हूँ मैं, क्या हो जाएगा बताओ, v²/2 इज इक्वल टू हो जाएगा kq1 q2 बाई m, और ये माइनस है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। ये माइनस है ना, तो पहले इसको लिख देंगे, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा √2kq1 q2 बाई m 1/r1 माइनस 1/r2, और ये आपका हो जाएगा क्या, आंसर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मेथड 2 देखिए, ठीक है बच्चों, मेथड 2, इस क्वेश्चन में आपको कहा था Q1 है और ये आपका क्या है, Q2, जो R1 डिस्टेंस पर था, और ये हो गया फिर Q2, ये R2 डिस्टेंस पर, ये इनिशियल था, तो इनिशियल था, और क्वेश्चन में कहा था कि रिलीज किया गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, और फाइनल आपका ये था, तो यहाँ का वेलोसिटी हो गया क्या, v। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं ना, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन बोलेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा,
ठीक है। तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं हो रहा है। लॉस कहाँ पर होता है? फ्रिक्शन में आता है तब लॉस होता है, या ड्रैग होता है तब लॉस होता है, या फिर और कोई ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर एनर्जी क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना कि एनर्जी का लॉस हो ही नहीं रहा है। ठीक है। इसका मतलब एनर्जी क्या होगा? कंजर्व होगा। तो एनर्जी कंजर्व होगा, उस मेथड से हम लोग यहाँ पर क्या करना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं। तो बच्चों क्या है ना कि एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, पहले उसको समझो। ये फार्मूला आगे हम इसको ड्राइव करेंगे, लेकिन ये प्रॉब्लम आ गया है तो यहीं पर बता दे रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि 12 प्रॉब्लम तो लिख कर बताएंगे नहीं। ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या ना, आगे हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। क्या पढ़ेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो ए Q1 चार्ज है और ए मान लीजिए क्या है? Q2 चार्ज है। दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी होता है U इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर। ये दोनों के पास पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू होगा के Q1 Q2 बाई आर होता है। और ये दोनों जो चार्ज होता है ना, वो प्रॉपर साइन के साथ लिखा था। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव रहेगा तो नेगेटिव। तो ये ऐसा होता है। आगे हम इसको ड्राइव भी करेंगे, तो इसका यूज करेंगे इस न्यूमेरिकल्स में। ठीक है ना। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना। तो एनर्जी, तो इनिशियल जो एनर्जी होगा फाइनल भी वही एनर्जी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। तो पोटेंशियल यहाँ और यहाँ पर रहेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? के Q1 Q2 बाई R1। ठीक है। और इसको रिलीज किया गया है ना, तो रिलीज का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या? 0। तो हो गया आपका यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो गया? 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। फिर यहाँ पर चला जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी होगा के Q1 Q2 बाई R2 अब प्लस हाफ mv²। इसको सोल्व कर लो तो हो जाएगा आपका कितना? बताओ। हाफ mv² इजिकल टू के Q1 Q2 एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है। तो यहाँ से भी निकालोगे तो हो जाएगा 2k Q1 Q2 बाई m 1/R1 माइनस 1/R2 का अंडर रूट। देखो आंसर दोनों का क्या है? सेम ही आएगा। ठीक है। तो जो आपको आसान लगे उससे आप बना लेंगे। ठीक है। तो पहले मेथड से ये आसान है। अगर ये आपको आता है लगाने, तो ये आपका प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए। हाँ बच्चों, तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। इसको पॉज कीजिए और इसको लिखिए और खुद से पहले ट्राई कीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको ट्राई किए होंगे। अब इसका सलूशन देखिए कैसे करना है। सो तो पहले से क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा 3 इक्वल पॉइंट चार्जेज ऑफ चार्ज प्लस Q ईच आर मूविंग एलोंग ए सर्कुलर ऑफ रेडियस R। तो चलिए फिगर बना लेते हैं। ठीक है। तो ये क्या रहा? फिगर में आपको ऐसे दिखाया गया है। चलिए देख लीजिए। ये रेडियस R है, तो यहाँ पर Q चार्ज है, यहाँ पर Q चार्ज है और यहाँ पर Q चार्ज है। ठीक है ना। एंड माइनस 2Q चार्ज इज ऑल्सो प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। और यहाँ पर माइनस 2Q चार्ज रखा गया है। ठीक है। करा इफ चार्ज आर रिवॉल्विंग विथ कांस्टेंट एंड सेम स्पीड इन द सर्किल देन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ चार्ज। और करा कि जो चार्ज है ना सभी क्या है ना कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो कांस्टेंट स्पीड मान लेते भी, ये भी आपका हो गया। ठीक है ना। सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा तो अलोंग द टेंजेंट उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पर दिखा दिए हैं। ठीक। तो आपको ये भी पूछा जा रहा है कि भी क्या होगा। चलिए ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सो हाँ, यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना, क्वेश्चन में स्पष्ट नहीं है लेकिन फिगर से पता चल रहा है कि ए और ए तीनों बराबर है। मतलब 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री, 120 डिग्री।
तो इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, तो हम लोग को जब भी सर्कुलर पाथ पर मूव करता है कोई भी बॉडी, तो हमको दिमाग में एक आता है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और हम लोग लिखते हैं नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू mv²/r। तो वही कंसेप्ट यहाँ पर लगाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या है ना कि ये चार्ज है, ये चार्ज है, ये चार्ज, सही पर तो सेम ही होगा, सिमेट्रिकल है। तो किसी एक पर नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर इज इक्वल टू क्या कर लीजिए, mv²/r कर लीजिए। तो नेट फोर्स पहले निकालना होगा टुवार्ड्स द सेंटर। तो चलिए यहाँ पर लेकर हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्यू चार्ज है बच्चों, ठीक है ना। तो क्यू चार्ज है तो एक -q2 चार्ज होगा, इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, समझ पा रहे हो। इसको नाम देते हैं F1। चलो समझ पा रहे हो। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा इस लाइन पर, अच्छा समझना, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है। इस लाइन पर क्या करेगा, रिपेल करेगा। ये चार्ज को इधर रिपेल करेगा, ऐसे करेगा। मान लेते हैं कि ये फोर्स जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, F2, ठीक है बच्चों। तो ये भी चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा और इसका भी वैल्यू F2 ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस इसका भी सेम होगा और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, F2 ही हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो। चलो ये चार्ज को इधर रिपेल किया, ये चार्ज लाइन पर इधर रिपेल करेगा। तो जब तुम फोर्स लिखोगे, क्या लिखोगे, फोर्स F2 और F1। इसका तो डिस्टेंस पता है F1 निकालने के लिए, लेकिन F2 और ये जो F2 है इसका वैल्यू निकालोगे तो ये डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा बताओ। चलो ऐसे कर लो ना, 120 डिग्री है ये, तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 60 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप लोग समझ रहे हैं, 60 डिग्री होगा। और अगर तुम इसको ऐसे लाइन खींच लो तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री। देखो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा ना। ये 30, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 30, और ये भी 30। समझ पा रहे हो। तो ये 30 है, तो तुमको तो ये डिस्टेंस निकालना है ना, और ये दोनों का फिर रिजल्टेंट भी निकालना पड़ेगा। तो चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिस्टेंस अगर x है तो ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा x। तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x निकाल लेंगे तो 2x भी हो जाएगा। तो चलो इसको नाम देते हैं A B C। तो x निकालने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, तो ध्यान देना कैसे बना हुआ है। सो ऐसे है फिगर जो है आपका, ऐसे है, ऐसे है ये ना, और ये आपका ऐसे हो गया, और ये भी x है और ये भी x है। ये 30 डिग्री है, हमको पता चल रहा है। ये आपका क्या है, r है, और ये टोटल 120 डिग्री था। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस ट्रायंगल में तुम क्या ले लो, कॉस का रिलेशन ले लो। कॉस 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/r हो जाएगा ना। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r cos 30 हो जाएगा। इसमें कॉस का रिलेशन लोगे तो हो जाएगा r cos 30 का √3/2। तो देयरफॉर 2x, देयरफॉर क्या कर लो, ऐसा कर लो, AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 2x और इज इक्वल टू 2 इंटू r √3/2। तो ऐसे कट गया, तो आगे कितना, √3r। ठीक है, तो ये डिस्टेंस √3r हो गया। समझ पा रहे हो। चलो इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, F2 का वैल्यू लिख लेते हैं। तो F2 का जो वैल्यू हो जाएगा, F2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, पहले इसको मिटा देते हैं। आप इसको लिख लेना, पहले इसको पहले लिख ही लो, उसके बाद आगे बात करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग AC का वैल्यू √3r आ गया, ठीक है ना, इसको याद रखोगे। तो F2 निकालना है ना। तो F2 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना, हो जाएगा Q इंटू क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो AC कितना है, √3r।
का होल स्क्वायर। ये समझ में आया। F1 भी लिख लो, F1 इज इक्वल टू K क्यू क्यू, तो 2QI इंटू क्यू अब बाई आर स्क्वायर। ये भी हो गया। इतना समझ पा रहे हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग लिखना चाहते हैं नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, मतलब अंदर की ओर नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो पहले ये दोनों का रिजल्टेंट देख लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, F2 cos 30 डिग्री, इसका भी कंपोनेंट आ जाएगा कितना, F2 cos 30 डिग्री, और एक इधर हो जाएगा कंपोनेंट, इधर हो जाएगा ना, ये हो जाएगा F2 sin 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा F2 sin 30 डिग्री। समझ रहे हो। तो ए से एक कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, अगर मैं बात करूं, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की ओर नेट फोर्स कितना हो गया, तो हम लोग कर लेंगे क्या, इसको F से डिनोट कर लेते हैं, टाउ। तो कितना हो जाएगा जी बताओ, F1 माइनस 2F2 cos 30। सर्कुलर मोशन में इसका कंसेप्ट, इस टाइप कंसेप्ट यूज करते हैं, क्योंकि सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है तो ए फोर्स ज़्यादा, ए फोर्स कम रहेगा तो नेट फोर्स हो जाएगा, और ए फोर्स mv स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले नेट फोर्स लिख रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, K 2Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस 2F2 का वैल्यू हो जाएगा K Q स्क्वायर बाई 3R स्क्वायर इंटू cos 30 का वैल्यू 1/2। नहीं, cos 30 का वैल्यू कितना, √3/2, ठीक है ना, √3/2। तो 2 से 2 कट गया और a से a कट गया, तो हो जाएगा √3, ठीक है ना। तो ये आपका जो कॉमन, उसको पहले बाहर निकाल लो। तो KQ स्क्वायर बाई आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस 1/√3। इतना समझ में आ रहा होगा। नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर, और नेट फोर्स टुवार्ड द सेंटर जो होता है वो mv स्क्वायर बाई क्या होता है, आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा लो, तो KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 2 माइनस 1/√3, ठीक है, इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर। तो एक आर से आर भी कट गया, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा KQ स्क्वायर बाई mr 2 माइनस 1/√3 का अंडर रूट, और ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। इसको फिर से देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आया तो क्या कर किए हैं सो, ठीक है। इसको बारीकी से सुनिए, ठीक है, जो मैं बोल रहा था उसको फिर से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका सलूशन कैसे किए। तो हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर आप 13 देखिए, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको नोट कीजिए और बनाइए। अगर आप बना लिए होंगे तो इसका सलूशन देखिए यहाँ पर कि क्या होगा, सो आंसर मिलाइए। तो देखिए 13 का सॉल्यूशन, पहले फिगर दिया हो तो उसको मैं बना लेता हूं मैं। Q1 ये फिक्स्ड है, ये Q2, इसका मास m दे रहा है, और ये क्या है, म्यू है, और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस r दे रहा है, इसको a भी नाम दिया गया है। चलिए सो b होगा, और क्या, ध्यान दो। तो a ब्लॉक A of charge Q1 is fixed and second block of mass m and charge Q2 is allowed to free to move on the proof, find the range of Q2 for which the particle is at rest। क्वेश्चन आप दो बार पढ़िए, आप क्या उस क्वेश्चन क्या कर समझने की कोशिश करिए। ये फिक्स्ड है और ये क्या है ना, मूव करने के लिए क्या है, ये फ्री है, और यहाँ पर म्यू यानी फ्रिक्शन है। तो आपसे पूछ रहा Q2 का कितना वैल्यू होगा मैक्सिमम,
या फिर रेंज पूछ रहा है, मैक्सिमम रेंज पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, कि ये जो है आपका क्या होगा, ये पार्टिकल जो है रेस्ट में ही होगा। तो समझो क्या होगा ना कि ये तो फिक्स है, तो इसकी भी बात कर रहा हूँ, तो ये चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो इसको फ्रिक्शन जो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा। अब Q2 को तुम क्या करो, मान लेते ही पॉजिटिव माने Q2, तो Q2 के वैल्यू को बढ़ाओ, तो Q2 का वैल्यू बढ़ाओगे तो इस पर जो रिपल्सिव फोर्स है वो भी बढ़ेगा, और रिपल्सिव फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ेगा, फिर बढ़ाएगा तो फिर बढ़ेगा, एक समय आएगा कि Q2 का इतना वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पर जो फ्रिक्शन हो जाएगा लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, और उससे ज़्यादा फिर चार्ज रखोगे तो फिर क्या हो जाएगा, बॉडी मूव कर जाएगा। एक तो एक कहानी होगा जब पॉजिटिव होगा तब, अगर निगेटिव होगा तो क्या होगा, जब बच्चों बताओ, अगर निगेटिव होगा, चार्ज निगेटिव ही तो हो सकता है ना Q2 का, तो ये अट्रैक्ट करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा निगेटिव में, ठीक है ना, वैल्यू इसका निगेटिव लिए, ठीक है, तो अटैक करेगा, तो ये बॉडी में फ्रिक्शन आपको इधर डेवलप हो जाएगा, इधर आने की कोशिश करेगा ना, तो फ्रिक्शन इधर रहेगा, फिर Q2 का वैल्यू का मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे तो फ्रिक्शन बढ़ेगा, एक समय आया कि फिर चार्ज क्या हो जाएगा, मतलब ये बॉडी जो आपका क्या हो जाएगा, इधर मूव करने लगेगा, तो लिमिटिंग से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो भी करने लगेगा। तो हम वो क्या करते हैं ना कि इसको पहले इधर निकाल लेते हैं, और फिर उतना ही अमाउंट में इधर भी होगा चार्ज, ठीक है, और उसी के बीच में हम लोग कहें कि चार्ज जो रहेगा तो ये बॉडी क्या होगा, रेस्ट में होगा। तो पहले समझो, सॉल्यूशन कर रहे हैं, आपको समझ में आएगा। तो चलो अभी इसको पॉजिटिव मान के काम कर लेते हैं, Q2 क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव, ठीक है। तो जब पॉजिटिव मानोगे तो फोर्स आपका क्या हो जाएगा, इधर रहेगा F, और फ्रिक्शन आपका क्या रहेगा F। जब ये रेस्ट में है तो F का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, रेस्ट में तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाएगा, तो F तो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और कह सकते हैं फॉर बॉडी इज इन रेस्ट। तो F का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, F लिमिटिंग से कम होना चाहिए, है कि नहीं, F का वैल्यू लिमिटिंग से कम रहेगा तभी बॉडी रेस्ट में रहेगा। ये सब फ्रिक्शन लोग इस टाइप कंसेप्ट का यूज करते हैं। तो K1 Q2 बाई R स्क्वायर लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, यहाँ पर n कितना हो जाएगा, mg नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, तो n का वैल्यू यहाँ पर mg हो जाएगा। तो Q2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो लेस देन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, म्यू mg R स्क्वायर बाई के Q1, इतना हो जाएगा, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना रखोगे तुम Q2 का, म्यू mg R स्क्वायर बाई के Q1, इतना रखोगे। पॉजिटिव चार्ज रखना इस पर अभी फिलहाल, और कितना तक रखोगे, इतना तक कर सकते, 0 प्लस से इतना तक, तो इधर हो जाएगा ये, ठीक है ना। और अगर निगेटिव होता तो ये चार्ज पार्टिकल इधर स्लाइड करने की कोशिश करता तो फ्रिक्शन उधर हो जाता, तो निगेटिव में भी इतना ही मैग्नीट्यूड होना चाहिए मैक्सिमम। तो इसका मतलब चार्ज का जो वैल्यू Q2 का वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए बताओ, माइनस म्यू mg R स्क्वायर बाई के Q1, और यहाँ पर म्यू mg R स्क्वायर बाई के Q1। ये Q2 का वैल्यू इतना के बीच रहेगा तो रेस्ट में रहेगा, 0 से इतना के बीच में रहेगा तो फोर्स इधर लगेगा, और फ्रिक्शन फोर्स इधर रहेगा, 0 से इतना के बीच में रहेगा चार्ज Q2 का, तो फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर रहेगा। अब इससे ज़्यादा हो जाएगा, इससे तो बॉडी इधर मूव कर जाएगा, और अगर Q2 का वैल्यू इससे ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी इधर मूव कर जाएगा। तो Q2 का ये आपका रेंज हो गया। अगर नहीं समझ में आया तो फिर इस वीडियो को रिपीट करिए और फिर समझिए क्या कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप 13 नंबर भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14। बच्चों 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। सो क्वेश्चन पहले समझिए
एक पॉइंट चार्ज है Q1 यहाँ पर, और एक क्या है ना, यहाँ यहीं पर से एक रस्सी यहाँ पर हम लगाए हैं स्ट्रिंग, और यहाँ पर बॉब लगा दिए हैं जिसका मास क्या है m है, और इस पर चार्ज दे दिए हैं Q2, और ये आपको यहाँ पर U दिखाया गया है ऐसा। तो समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर Q1 चार्ज स्ट्रिंग से जोड़ दिया एक बॉब जिसका मास m है, उस पर चार्ज Q2, और यहाँ पर U आपको दिखाया गया। तो आपसे पूछ रहा है कि U का कितना मिनिमम वैल्यू होगा कि ये जो पार्टिकल है वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। फिर सुनिए, क्वेश्चन ही लिख लीजिए ना। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ U so that body moves on the vertical circular motion, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। तो इसको पहले नोट कर लीजिए और फिर समझिए कैसे होगा। तो आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब इसका सलूशन देखिए। ये Q1, ये M, इस पर चार्ज Q2, ये वेलोसिटी U का मिनिमम वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे मूव करे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा तो इसका नाम दे दो A, इस पोजीशन का नाम दे दो B, और इस पोजीशन के नाम दे दो C। ऐसे मूव करेगा। आप वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़े हैं क्या ना कि अगर कंप्लीट सर्कुलर मोशन चाहिए तो यहाँ का जो टेंशन होना चाहिए ना स्ट्रिंग, यहाँ पर जो टेंशन डेवलप होगा, ठीक है, रस्सी में, उसका जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का टेंशन निकालेंगे, उसको ग्रेटर देन 0 करेंगे, और फिर देखेंगे। अगर वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़े होंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। टेंशन T, ठीक है, mg नीचे, ठीक है, ये चार्ज और ये चार्ज Q1 Q2 जो आपको है उस, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, F ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फोर्स टेंशन लगेगा इसको TC कर लेते हैं, और यहाँ का जो स्पीड होगा उसको नाम देते हैं क्या, V। तो फिर क्या होगा, नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू mv² बाय r, ठीक है ना। तो ये तो आपको 4 हम लोग कह सकते हैं, 4 ऐसा कर लो, 4 वर्टिकल मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, TC ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, पहले TC निकाल लेते हैं, उसके बाद इसको यूज करेंगे। तो हो जाएगा TC प्लस mg माइनस FE इज इक्वल टू mv² बाई r। इसका रेडियस दे रहा है, कितना दे रहा है, रेडियस चर्चा क्या क्या बच्चों, यहाँ पर रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है, ठीक है ना। तो हो गया r, समझ पा रहे हो। चलो, तो TC जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv² बाई r माइनस mg प्लस FE होगा। तो TC इज इक्वल टू हो जाएगा mv² r माइनस mg प्लस Q1 Q2 बाई r²। और इसको इक्वेशन 1 में कर लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 से वर्टिकल सर्कुलर मोशन होने के लिए। तो TC का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
यानी एम बी स्क्वायर बाई आर माइनस एम जी प्लस के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो इक्वेशन हो गया। अब लेकिन हमको तो u चाहिए, ठीक है ना, यहाँ का वेलोसिटी चाहिए। तो u और v में एक रिलेशन लाएंगे और फिर उसको यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो हमको क्या आ जाएगा, u आ जाएगा। तो इसको कर लो इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं, ठीक है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लेते हैं यहाँ और यहाँ के बीच। आप चाहे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी लगा सकते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन में सिर्फ क्या होना चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं आप 11th में सब चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, पूरा 11th का यूज हो रहा है, ठीक है। अगर 11th आप नहीं पढ़े होंगे तो ये सब चीज़ आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम कर लेते हैं, ठीक है ना। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या हो जाएगा बताओ, बर्डन बाय द एम जी प्लस बर्डन बाय द टेंशन प्लस बर्डन बाय द एफ ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो टेंशन के कारण बर्डन 0 और एफ ई कारण भी बर्डन 0 होगा, क्योंकि पार्टिकल जो है ना, जैसे मान लो कि आपका पार्टिकल यहाँ पर है तो फिर इलेक्ट्रिक फोर्स तो इधर लगेगा एफ ई, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हमेशा एंगल कितना रहेगा, 90 रहेगा। तो यहाँ पर बर्डन 0, जैसे टेंशन के कारण बर्डन 0 होगा, उसी प्रकार से एफ ई कारण यहाँ पर बर्डन 0 होगा, क्योंकि टेंशन हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है, या फिर कह सकते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो लेंगे उस पर परपेंडिकुलर होता है। सिमिलरली यहाँ पर एफ ई भी क्या होगा ना, उसके परपेंडिकुलर होगा, तो एफ ई के कारण भी बर्डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एम जी के कारण कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ से यहाँ तक गया है तो बर्डन हो जाएगा माइनस एम जी इंटू 2r। पढ़े होंगे एम जी नीचे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r, हम लोग पढ़े हैं कि कितना कैसे होता है बर्डन। सो यहाँ से यहाँ तक अगर एम जी का बर्डन नहीं लिखोगे तो माइनस एम जी इंटू 2r। इस पर चर्चा नहीं करेंगे, ये सभी लेवल पे पढ़ना है, ठीक है। वहाँ पर मैं बताता हूँ बहुत डिटेल में, सब चीज़ें बहुत आसान वहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर हो गया इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल तो हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल तो हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एम वी स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, आप इसको इधर ले आओ, पहले एम से एम काट लो, ठीक है। नहीं साथ में ला रहे हैं ना, तो एम नहीं काटो, ठीक है, रहने दो, बस सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एम वी स्क्वायर बाय 2 का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर और माइनस 2mg/r, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस 4mg/r। अब इक्वेशन 2 में पुट कर लो एम वी स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इधर मिटा दे रहे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से हो जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस 4mg/r बाई r माइनस mg। हमको तो क्या चाहिए जी बताओ, यू स्क्वायर ना, तो तुम ऐसा कर लो, अच्छा रहने दो, ठीक है ना, अगले बार में इसको कर लो के Q1 Q2 r स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लो, तो हो जाएगा एम यू स्क्वायर माइनस 4mg/r माइनस आपका हो जाएगा mg/r, फिर आपका एक कट जाएगा तो हो जाएगा के Q1 Q2 बाई r ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एम यू स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाओ तो 5mg/r माइनस के Q1 Q2 बाई r। तो u ग्रेटर देन
आपका हो जाए एम से डिवाइड कर लो तो क्या है 5GR माइनस KQ1 Q2 IM इंटू आर, इसको हटा दो तो अंडर रूट। तो ये आपका आंसर हो गया। मतलब नीचे जो आपका जो बॉब का जो वेलोसिटी पूछा था यू का वैल्यू, समझ पा रहे हो ना, उसका आपका क्या होगा वैल्यू होगा इतना। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा।